बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पीपीएससी का पेपर सेटर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर को किस निगाह से देखता है, ये हर कंपेटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ईस्टर्न साइड पे जो इंडिया के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें किस किस नाम से उनको जाना जाता है, किस बॉर्डर को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर कहा जाता है और बाकी जो बॉर्डर्स हैं वो कितने हैं और किस किस नाम से जाने जाते हैं, उनकी टोटल लेंथ कितनी है, ये तमाम इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली पीपीएससी के पर्सपेक्टिव से कंपेटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं हूं डीएसपी लीगल अब्दुर्रऊफ, जो आपसे होता हूं हमेशा मुखातिब सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के हवाले से। बात करते हैं सबसे पहले ईस्टर्न साइड पे। ये हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है जो यहां पे कराची, रन ऑफ कच्छ का एरिया और यहां पे लद्दाख, ऊपर तिब्बत चाइना के एरिया, ये जो सारा हमारा बॉर्डर है इसको चार मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। पीपीएससी का पेपर सेटर चार नामों से इसको पुकारता है। सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल। सीज फायर लाइन को कब सीज ऑफ फायर का नाम दिया गया और इस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कब कहा गया, अभी हम इसको जान लेते हैं। फिर वर्किंग बाउंड्री, कौन कौन से एरिया को जिसकी कितनी लेंथ है जिसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन कितनी है, रेड क्लिफ की हिस्ट्री के हवाले से कौन कौन से सवाल हैं। फिर 24th पैरेलल लाइन या ग्रीन लाइन की टोटल लेंथ कितनी है, ये सारी चीजें अभी हम जानते हैं इंशाल्लाह। याद रखिएगा, जैसे ही पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आता है, हमारी जो शारग है वहां पे कश्मीर के अंदर इंडिया अपनी फौजें उतारता है, लड़ाई शुरू हो जाती है अक्टूबर 1947 को। अब जब पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक को इस्तेमाल करते हुए उसको पूरी टक्कर का जवाब दिया तो भागा फिर वो यूएनओ की तरफ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। जनवरी 1948 में यूएनओ की तरफ भागता है इंडिया और 1 जनवरी 1949 को यूएनओ अपनी करारदाद नंबर 47, ये पास पेपर्स के अंदर बार बार सवाल पूछा गया है, करारदाद नंबर 47 जो 21/4 यानी 21 अप्रैल 1948 को पास होती है और इसके अंदर यह डिक्लेयर किया जाता है कि इस्तिस्वाब राय के साथ फैसला किया जाएगा, सीज फायर को सीज कर दिया जाए। तो जहां पे अफवाज बैठी थी उसको सीज फायर लाइन का नाम दिया गया। यह टोटल लेंथ जो कवर करता है 861 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, सीज फायर लाइन की 861 किलोमीटर की। और जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर एक साइड पे, इंडिया वाली साइड पे, और हमारी साइड पे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो एरिया है ऊपर लद्दाख से लेकर यहां तक ये एरिया कवर करता है, यानी इस्लामाबाद का जो हमारी बाउंड्री लाइन बनती है। उसके नीचे याद रखिएगा यहां से शुरू होता है जो टोटल एरिया यहां तक, ये रन ऑफ कच्छ तक, एंड तक, ये हमारी रेड क्लिफ लाइन है जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सीज फायर लाइन यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर यानी रेड क्लिफ लाइन है, इसके दरमियान जो एरिया है इसको हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। यानी एक साइड पे यहां पे टोटली सिविलियन कंट्रोल है और इस साइड पे जो है वो मिलिट्री कंट्रोल है, जिसकी वजह से इसको वर्किंग बाउंड्री का नाम दिया जाता है। अब इससे पहले कि मैं आपसे लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ चला जाऊं, मैं पहले ये इस वर्किंग बाउंड्री है इसको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। वर्किंग बाउंड्री जो बिटवीन लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री एरिया। वन साइड डिस्प्यूटेड है, अदर साइड अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये याद रखिएगा।
और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 202 किलोमीटर। और ये बिटवीन पंजाब एंड इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो एरिया है, इसकी 202 किलोमीटर लेंथ के साथ इसको मंसूब किया जाता है वर्किंग बाउंड्री के नाम से। ये याद होगी चीज। अब सीज फायर लाइन भी हो गई, वर्किंग बाउंड्री भी हो गई। अब हम करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात। 1971 के अंदर हमारी इंडिया के साथ जंग छिड़ती है और फिर शिमला मुआहदा मर्ज़े वजूद में आता है। उस टाइम इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, उस साइड पे मौजूद हैं इंदिरा गांधी साहबा। मैं इन दोनों शख्सियात के हवाले से बड़े हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो पीपीएससी का पेपर सेटर पूछता है, वो भी आपको बता दूं। जो अयूब अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, वो 1928 में पैदा होते हैं और 4 जुलाई 1979 को उनको फांसी दे दी जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। ये इनका लाइफ स्पैन है, ये भी सवाल आ जाता है। ये भी क्वेश्चन है कि ये सदर भी रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ही थे। याद रखिएगा 1971 से 1973 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं और फिर 1973 से 1977 तक ये वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। इसके अलावा इनके बारे में यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या वजीर खारजा भी रहे हैं। याद रखिएगा बार बार यह सवाल पूछा गया। 1963 से 1966 तक ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा भी रहे हैं। अब यहां पे एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये वजीर खारजा के ओहदे से इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था। तो आपको याद होना चाहिए कि 1965 की हमारे साथ इंडिया के साथ हमारी जंग होती है और उसके एंड पे जो है ताशकंद का मुआहदा मर्ज़े वजूद में आता है। जिस तरह 71 की जंग में शिमला मुआहदा का मर्ज़े वजूद में आता है। इस ताशकंद मुआहदा में एक साइड पे सदर अयूब हैं और दूसरी साइड पे लाल बहादुर शास्त्री हैं। और ये जो हमारे सामने ताशकंद मुआहदा होता है, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं यानी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ताशकंद मुआहदा है, इसके इख्तिजाज के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा रिजाइन दिया था। ये आपको क्लियर हो गया। अब हल्का सा मैं टच दूंगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये इस ताशकंद मुआहदे के हवाले से। ये किसकी सालसी से मर्ज़े वजूद में आया था? रूस की सालसी से मर्ज़े वजूद में आया था। सालिस जो रूस था उसका जो डेजिग्नेटरी था उसका नाम था अलेक्जेंडर कोसिगन। ये याद रख लें, अलेक्जेंडर कोसिगन। ये पीपीएससी के पेपर्स के अंदर बार बार ये सवाल किया गया है। उसका नाम है अलेक्जेंडर कोसिगन। और ये भी सवाल आता है ये जो ताशकंद है, जहां पे ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ है लाल बहादुर शास्त्री साहब और अयूब साहब के दरमियान, ये किस मुल्क के अंदर वाक़या है? उज़्बेकिस्तान के अंदर ये वाक़या है। ये सवालात पूछे गए हैं ताशकंद मुआहदे के हवाले से। मैंने आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बता दिया, मैंने आपको ताशकंद मुआहदे के हवाले से इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। अयूब खान अपना सदर पाकिस्तान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सदर पाकिस्तान कब से कब तक रहे, उनका लाइफ स्पैन क्या है, उनका बतौर प्राइम मिनिस्टर ड्यूरेशन क्या है, ये भी आपसे डिस्कस हो गया। और उनका बतौर वजीर खारजा ड्यूरेशन है वो भी आपसे डिस्कस हो गया है। अब बात कर रहे थे हम लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो मैं आपको शिमला मुआहदा की तरफ ले गया था। शिमला मुआहदा होता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान और इंदिरा गांधी के दरमियान। इंदिरा गांधी के हवाले से भी जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद हो जाने चाहिए। इंदिरा गांधी साहिबा जो हैं, ये आपको पता है कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है ये इंडिया की। इसका लाइफ स्पैन आ जाता है, ये 19 नवंबर 1917 में पैदा होती हैं और 31/10/1984 में इनकी डेथ होती है। ये याद रखिएगा। अब इसके हवाले से ये जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक ये बतौर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इंदिरा गांधी ने अपनी सर्विसेज दी हैं। इनको एक सिख इनके बॉडीगार्ड ने इनका मर्डर किया था। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। शिमला मुआहदा जब मर्ज़े वजूद में आता है, इसके ऑब्जेक्टिव भी याद रख लें। भारत में शिमला के मुकाम पर ये जो हमने दो बड़ी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज का नाम लिया, ये दोनों मौजूद थे। शिमला मुआहदा हुआ शिमला के मुकाम पर 2 जुलाई 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है।
ये हो जाता है और इसमें एक ये शिक रखी जाती है सॉरी, जो हमारी सीज फायर लाइन है अब उसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया आपका। इसकी टोटल लेंथ, पहले जो लेंथ थी इसकी ओल्ड लेंथ थी 740 किलोमीटर और मौजूदा इसकी जो लेंथ है 861 किलोमीटर। पुराना नाम इसका सीज फायर लाइन, जो न्यू नेम है लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बाकी रह जानी चाहिए इस हवाले से। मैं 3 चीजें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, सीज फायर लाइन, उसका बैकग्राउंड, वर्किंग बाउंड्री उसका बैकग्राउंड, और उसके जो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स से पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ वो कर लिए। और फिर मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूं लाइन ऑफ कंट्रोल, उसमें ताशकंद मुआहदा भी आ गया बैकग्राउंड में, उसमें हमारा शिमला एग्रीमेंट भी आपके साथ आ गया, ये चीजें आ गई, वर्किंग बाउंड्री भी हो गई। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से लेकर हमारे जो एंड तक यानी रन ऑफ कच्छ तक हमारा जो एरिया आता है, हम इसको याद करते हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर के तौर पर रेड क्लिफ लाइन के नाम से। जो थर्ड हमारी चीज कैटेगरी आती है वो यही है, रेड क्लिफ लाइन। अब रेड क्लिफ को रेड क्लिफ क्यों कहा गया? 1947 17 अगस्त 1947 को एक बाउंड्री कमीशन बनता है जिसने पंजाब और बंगाल के एरियाज के डिमार्केशन करनी थी कि इंडिया वाली साइड पे कौन सा एरिया आएगा और पाकिस्तान वाली साइड पे कौन सा एरिया आएगा। यहां पे पीपीएससी का पेपर सेटर जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उठाता है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले वो पूछता है कि ये कब बनाया गया बाउंड्री कमीशन? 17 अगस्त 1947 को यह बाउंड्री कमीशन बनता है। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गई। दूसरी, इसको चेयर कौन कर रहा था? सर सिरल रेडक्लिफ, सर सिरल रेडक्लिफ, ये याद रखना, इसको चेयरमैन इसका ये था। और याद रखिएगा ये आ जाता है कि जो सर सिरल रेडक्लिफ साहब थे इनका प्रोफेशन क्या था? ये बाय प्रोफेशन एडवोकेट थे। ये बार बार सवाल आया हुआ है पीपीएससी के पेपर में। अब पंजाब और बंगाल की सरहदों की तयन के लिए 5 हफ्ते का टाइम था, यह सवाल भी आया हुआ है। अब चेयरमैन सर सिरल रेडक्लिफ मैंने आपको बता दिया। अब जो पंजाब बाउंड्री कमीशन था उसमें हमारे सामने जो टोटल बाकी मेंबर्स हैं वो 4 मेंबर्स थे, 2 मुस्लिम लीग के मेंबर और 2 कांग्रेस के मेंबर। मुस्लिम लीग के मेंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट, जस्टिस दीन मोहम्मद और दूसरा नाम जस्टिस मोहम्मद मुनीर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और कांग्रेस की तरफ से तेजा सिंह और महाजन, ये 2 नाम थे, याद रख लीजिएगा। ऐसे ये पंजाब का बाउंड्री कमीशन था। और दूसरा बंगाल बाउंड्री कमीशन, इसमें जस्टिस अबुल हसन और जस्टिस मुजफ्फर अहमद थे। और कांग्रेस की तरफ से बीके मुखर्जी और सीसी यसू, ये वो नाम थे 4 बंगाल बाउंड्री कमीशन के और पंजाब बाउंड्री कमीशन के। और इसको हेड कौन कर रहा था? सर सिरल रेडक्लिफ, जो पेशे के एतबार से, प्रोफेशन के एतबार से एडवोकेट थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब याद रख लें, ये कहां से एरिया शुरू होता है? फ्रॉम पाकिस्तान, पंजाब से सिंध प्रोविंस तक पाकिस्तान वाली साइड पे, और इंडिया वाली साइड से इसमें 3 उनके रियासतें या सूबे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया वाली साइड से उनका ईस्टर्न पंजाब, मशरकी पंजाब, राजस्थान स्टेट, मेजर पोर्शन। ये भी ऑब्जेक्टिव आई हुई है पीपीएससी के पास पेपर्स में कि इंडिया वाली साइड जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो बॉर्डर है जिसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, उसमें 3 इंडिया की स्टेट्स हैं यानी प्रोविंसेस हैं। एक हमारे पास से मशरकी पंजाब आ गया, दूसरा राजस्थान स्टेट आ गई, तीसरा गुजरात स्टेट आ गई। अब इन तीनों में जो मेजर पोर्शन है वो राजस्थान स्टेट का जो मेजर पोर्शन है, ये याद रख लीजिएगा। और यहां से मैंने आपको बता दिया नारोवाल से जीरो लाइन तक जो टोटल इसकी बाउंड्री बनती है ये 2100 किलोमीटर की बाउंड्री बनती है, जो हमारा इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है। ये मैं आपको बता दूं। अब यहां पे एक चीज लगेगी, 24th पैरेलल लाइन। ये रन ऑफ कच्छ से लेकर इंडियन गुजरात तक ये एरिया बनता है जिसको 24th पैरेलल लाइन या ग्रीन लाइन के नाम से भी याद किया जाता है। और इसकी जो टोटल लेंथ बनती है वो 61 से 68 किलोमीटर तक बनती है। सो याद रखिएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की 861 किलोमीटर, वर्किंग बाउंड्री 202 किलोमीटर,
इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर जिसके अंदर ये भी आ गया 24 पैरेलल लाइन, वो 2100 किलोमीटर। सो जो टोटल एरिया बना वो 3163 किलोमीटर यानी 966 माइल है, जो पाकिस्तान इंडिया के साथ शेयर करता है। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टोटल एरिया बनता है 3163 किलोमीटर, जबकि हमारी अफगानिस्तान के साथ भी एक बाउंड्री है। अफगानिस्तान के साथ जब हम बात करते हैं तो हमारा जो एरिया बनता है वो तकरीबन 2640 किलोमीटर बनता है, और ये एरिया बनता है 3163 किलोमीटर। जब ये ऑब्जेक्टिव आती है कि इंडिया के साथ ज्यादा हमारा इंटरनेशनल जो रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है इंडिया के साथ ज्यादा है या अफगानिस्तान के साथ ज्यादा है, तो जो इमेच्योर बच्चे हैं बेचारे वो इसी को ही टिक कर देते हैं इंडियन साइड को। हालांकि जो सिर्फ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है वो है 2100 किलोमीटर, जबकि यहां पे जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है वो हमारा जो न्यू अब डिमार्केशन है उसके मुताबिक 2640 किलोमीटर है। सो ऑब्जेक्टिव क्या क्लियर हुई कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर वो कितना हो गया 2640 किलोमीटर, और यहां पे सिर्फ 2100 किलोमीटर है। सो ये ईस्टर्न साइड पे हमारे जो बॉर्डर्स थे उनको किस किस नाम से पीपीएससी का पेपर सेटर याद रखता है, ये तमाम चीजें आपको अजबर हो जानी चाहिए, इनको रट लें। इसके अलावा इस साइड से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता ज्योग्राफिकली। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। हमारा 2 दिन के बाद नया सेशन शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकते हैं, यानी आप अपनी सिलेक्शन को यकीनी बना सकते हैं पीपीएससी के थ्रू। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद।